नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजकल कर्नाटक में चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहा है और उस कर्नाटक की जो पूरी चुनाव प्रचार की स्थिति है, उसमें कुछ नए तरह के मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं और उसमें बजरंगबली का भी प्रवेश हुआ है। हुआ यह कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी या उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको बजरंग बली के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया। रैलियों में प्रधानमंत्री जय बजरंग बली का नारा लगवा रहे हैं और एक तरीके से कई सारे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, वो थोड़े नेपथ्य में जाते हुए लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? इस प्रकार की राजनीति को हम कैसे समझ सकते हैं? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। मैं पहली बात यही यहाँ पर कहना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अति उत्साह में आकर कोई राजनीतिक चूक कर दी? जैसा कि आमतौर पे मीडिया में प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो उन्होंने बजरंग दल और पीएफआई को एक साथ रख दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये कर्नाटक में किया, हमें याद रखना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है और ये दूसरा कर्नाटक एक खास तरह का राज्य है। यहाँ पर जो हिंदू धर्म से लेकर हिंदुत्व तक की यात्रा है, वो यात्रा पूरे कर्नाटक में समान नहीं है। कर्नाटक का जो तटवर्ती इलाका है, उस तटवर्ती इलाके में तो हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच में तकरीबन पर्यायवाची किस्म के संबंध हो गए। लेकिन दूसरे इलाकों में हिंदू हिंदू होना और हिंदुत्ववादी होना एक ही बात नहीं है। अगर एक इलाका, तटवर्ती इलाके में जो कोस्टल रीजन है, उस रीजन में जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, वो हमेशा कहेगा कि हिजाब वाला मसला जो है वो राष्ट्रीय एकता के मसले से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाजपा का उम्मीदवार जो कि ओल्ड मैसूर में होगा, वो ये कहेगा कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने का अपना अधिकार है, हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं। तो कांग्रेस ने कर्नाटक में एक दांव खेला है। उस पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता था कि वो हिंदुत्व वाले मसले पर चुप रहती है और भाजपा के एजेंडे का पालन करते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने आक्रामक होकर कहा है कि हम बजरंग दल और पीएफआई दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे अगर हम सत्ता में आ गए। इसका मतलब है कांग्रेस को विश्वास है कि कर्नाटक में उसकी स्थिति अच्छी है, लोग उसके पक्ष में झुक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और भाजपा दरअसल बचाव की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा कांग्रेस को विश्वास है। इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये चीज जोड़ी है। आप देखिए, कांग्रेसी इस मामले में बचाव की मुद्रा में नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी कांग्रेसी इस मामले में कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है, कांग्रेस की पूरे कर्नाटक में देखा जाए तो जनाधार के हिसाब से एक समान जनाधार आपको मिलेगा, सभी समुदायों में जनाधार मिलेगा। भाजपा लिंगायतों में उससे मजबूत है, लेकिन बाकी सब जगह कांग्रेस भाजपा से आगे है। हर चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिलते हैं। कांग्रेस ने अपनी दम पर कर्नाटक में बहुमत निकाला है कई बार, भाजपा आज तक कर्नाटक में अपनी दम पर कोई बहुमत नहीं निकाल पाई है। तो इस वक्त और भाजपा की सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के इल्जाम उसके ऊपर लग रहे हैं। अब मेरे लिए दिलचस्पी का विषय यह है कि एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके खिलाफ 47% से 50% के बीच में एंटी इनकम्बेंसी सर्वेक्षण में निकल कर आती है, क्या ऐसी सरकार धार्मिक नारा लगाकर और धार्मिक गोलबंदी की मुद्रा अपनाकर एंटी इनकम्बेंसी को पलट सकती है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली की जय हो का नारा लगाकर कर्नाटक में अपनी पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अलग तरह का संदेश होगा, जिसे हम चुनाव के बाद अपने हिसाब से डिकोड करेंगे। और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाते हैं कर्नाटक के अंदर, तो फिर हमें देखना होगा कि बजरंगबली का या रामचंद्र जी का, भगवान राम का जो चुनावी इस्तेमाल है, वो किस तरीके से हर जगह एक सा फल नहीं देता है। और हमें यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में जहां राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत प्रबल था, वहां भी राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण जो द्विज जातियों के साथ में पिछड़ी जातियों, कमजोर जातियों के लोग जुड़े थे 90 के दशक में, उसका भाजपा को फायदा हुआ है।
राम जन्मभूमि आंदोलन का फायदा तो एक ही चुनाव में हुआ था, 1990 के चुनाव में। उसके बाद से सीधे सीधे आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ। अगर भाजपा को उसका फायदा होता तो उसके बाद भाजपा 20 साल से ज्यादा समय तक सत्ता से उत्तर प्रदेश में बाहर रही। अब करना आमतौर पर प्रधानमंत्री इस तरह की नारेबाजी मंच से नहीं करते, लेकिन कर्नाटक में उनको लग रहा है कि अब तक वो असाधारण किस्म का कदम नहीं उठाएंगे तब तक वो पार्टी को चुनाव नहीं जा सकते। ये काम 2015 में बिहार के अंदर भी पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे वाली बात कहकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने की थी। ऐसा ही काम पिछले बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बहुत ही सांप्रदायिक किस्म की चुनावी मुहिम चलाकर भाजपा ने किया था। अब वैसे ही सांप्रदायिक किस्म की चुनावी मुहिम वो कर्नाटक में चला रहे हैं। अब स्मृति ईरानी सब जगह कह रही हैं कि श्रीमती वाड्रा को बताना चाहिए, मतलब वो उनकी धार्मिक आस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं कि क्या वो बना सकती हैं मंदिर वगैरह वगैरह, इस प्रकार की तमाम बातें चल रही हैं। और मीडिया इसमें बड़ा गदगद होकर, जैसे उसने कांग्रेस की एक कमजोर नस पकड़ ली है, बड़ा गदगद होकर इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले रहा है। हम लोगों को देखना ही चाहिए कि क्या बजरंगबली भाजपा की नैया पार लगा पाएंगे, और अगर भाजपा की नैया बजरंगबली ने इस चुनाव में पार लगा दी तब फिर आप सांप्रदायिक राजनीति का और सांप्रदायिक चुनावी मुहिम का अन्य चुनावों में भी उत्तरोत्तर अधिक इस्तेमाल देखेंगे। कर्नाटक में एक चीज और ये हुई है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा है कि हम पूरे कर्नाटक में बजरंगबली की मंदिर बनाएंगे। तो एक तरीके से वो जो एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म कह सकते हैं या फिर धार्मिक आस्थाओं का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हो जाते हैं। तो ये भी एक रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। चुनाव में जब भी धार्मिक मुहावरे का इस्तेमाल होगा, आपको इस तरह की प्रतियोगिता होते हुए दिखेगी। यहाँ पर क्या दांव पे क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तमाम सारे संगठन है उनमें से एक बजरंग दल है। बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक संगठन है। बजरंग दल पर आखिरकार प्रतिबंध लगाने की बात क्यों की गई है? पहली बात तो यह है कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है कि अगर आप भाजपा के प्रवक्ताओं से ऑफ द रिकॉर्ड अकेले में बातचीत करें, मतलब तो कभी कभी वो कह देते हैं कि ये संगठन तो हमने बनाया ही अपने विरोधियों को थपड़ियाने के लिए है। यानी अगर आपको कहीं कोई आक्रामक राजनीतिक गतिविधि करानी हो, कहीं कोई चित्र प्रदर्शनी हो रही हो, उसमें जाकर आपको हंगामा करवाना हो, किसी कार्यक्रम को भरवंड करवाना हो, किसी नेता का अपमान करवाना हो, किसी धरने को उजाड़ने के लिए आपको लोगों को भेज, तो उसके लिए बजरंग दल के लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी टीम है जो किसी उग्र एवं आक्रामक गतिविधि के लिए लगातार सनद बेंच पे बैठी रहती है। और राजनीति के मैदान में जब आपको इस तरह की गतिविधियां करानी होती हैं तो इस प्रकार के लोगों को आप भेज देते हैं जो जाकर वहां हंगामा या हुलू लैले करना शुरू कर देते हैं। तो बजरंग दल जब इस तरह का संगठन है तो खुद आप बजरंग दल को किसी भी राहत के काम में सक्रिय होते हुए नहीं देखेंगे कभी भी। आप दूसरी राजनीतिक गोलबंदी के लिए बजरंग दल का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी एक और बात समझने की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम जो संगठन हैं उन संगठनों में आमतौर पे आपको एक ही किस्म के लोग अलग अलग संगठनों में सक्रिय भी मिलेंगे। इन्हीं में से खास तरह से आक्रामक किस्म का जो जत्था है वो बजरंग दलियों की भूमिका निभाता है। तो अगर हनुमान जी, जो इस देश के, गणेश जी और हनुमान जी इस देश के सबसे बड़े लोकप्रिय देवता हैं, सबसे बड़े लोकप्रिय पौराणिक देवता हैं। हनुमान जी में तो मुसलमान समाज के भी एक हिस्से की आस्था है। वो लोग भी जाते हैं और मत्था नवाते हैं, वहां मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं, बालाजी के यहाँ जाते हैं। ऐसे मैं खुद भी लोगों को जानता हूं। तो एक जो लोकप्रिय एक पौराणिक देवता है, एक उसका राजनीतिक रूप से ये लोग अपहरण कर लेना चाहते हैं। किसी संगठन ने अपना नाम हनुमान जी के बजरंग दल के नाम पर रख दिया, तो क्या हनुमान जी का वो पर्याय बन गया? और उस संगठन पर प्रतिबंध की बात क्या हनुमान जी का अपमान हो गई? ये तर्क अगर लोगों के गले उतरता है और लोग इस तर्क के आधार पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी भूलकर भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तो फिर हमें लोकतंत्र के, राजनीतिक गोलबंदी के, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के दूसरे मायने खोजने होंगे। जी, एक और बात जो पीछे की बातचीत में आपने कही थी कि कर्नाटक में जो मुस्लिम वोट हैं वो काफी अच्छी खासी संख्या में है, 9% तक हैं। तो क्या कांग्रेस ने इस तरीके के
बात को जोड़कर अपने चुनाव घोषणा पत्र में उनको भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप जनता दल सेक्युलर की तरफ ना जाएं, पूरी तरह से हमारे पक्ष में ही रहें। नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो पीएफआई को भी जोड़ा है बजरंग दल के साथ में, पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगाने की उन्होंने बात कही है। तो उसमें ये जो पूरी स्थिति है, ये काफी बारीक, काफी जटिल किस्म की स्थिति है। कर्नाटक भी अपने आप में जटिल प्रांत है। कांग्रेस के इस कदम के क्या राजनीतिक परिणाम होंगे, इसके बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अगर ओल्ड मैसूर में, जहां पे वोक्किलगांव और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, वहां पर अगर वोक्किलगांव के वोट अच्छी खासी संख्या में जनता दल सेकुलर में गए और मुसलमानों के वोट कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच में बट गए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कर्नाटक में जिस तरह के परिणाम चाहती है, उससे कमतर परिणाम कांग्रेस को प्राप्त होंगे। अगर मुसलमानों का जबरदस्त ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं हुआ, तो कांग्रेस जिस तरह के नतीजे चाहती है, उस तरह के नतीजे उससे प्राप्त नहीं होंगे। एक ये भी बात है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, वो जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं, तो मीडिया तो उनके समर्थन में आ ही जाता है, पर वो भी पूरे चुनाव को मोदी बनाम अन्य बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार वो सफल होते हैं, कई बार वो विफल होते हैं। लेकिन क्या एक राजनीतिज्ञ के रूप में हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो इतना साहस करते हैं कि हर चुनाव को अपने नाम पर ले जाते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि मैं हार गया तो क्या होगा? भाई देखिए, ये उनके साहस का सवाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चुनावी रणनीति का एक स्थायी भाव है। पहले दिन से ही 2014 के चुनाव से ही जब नरेंद्र मोदी लोगों से ये कहते हैं कि आप कमल पर मोहर लगाइए, कमल पर वोट दीजिए, आपका वोट सीधे मुझे मिलेगा, यानी अपनी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा उससे ऊपर उठकर अपने आप को एक केंद्रीय शख्सियत के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। पहले दिन से ही ये प्रयास चल रहा है उनका, इसी और मीडिया भी इस पूरे प्रयास में भागीदार होता है। नरेंद्र मोदी की जो भी आलोचना करता है, मीडिया ने कहा है कि अब इस मीडिया फौरन इस निर्णय को निकाल लेता है कि इस आलोचना का विपक्ष को नुकसान होगा। विपक्ष ने देखी गलती कर दी, नरेंद्र मोदी की आलोचना की, अब विपक्ष को इसका नुकसान होगा। अच्छा, कुछ चुनाव में नुकसान हो भी जाता है, होते हुए दिखाई पड़ता है, तो फौरन इस बात को कहा जाता है, देखिए हमने कहा था, अगर नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप न किया जाता तो ये नुकसान नहीं होता। तो इस प्रकार से तमाम ये बहुत सारी प्रोपेगेंडा की युक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल होता है। भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्ववादी विचारधारा, इन सबका ये एक स्थापित दांव है कि नरेंद्र मोदी को सबसे अलग, सबसे ऊपर बना के पेश किया जाए। अगर ऐसा बना के पेश किया जाएगा और ये अगर 35-40%, 45% लोगों ने इस बात को मान लिया और वो लगातार इस बात को मानते रहे, तो कुल मिलाकर उनको ऐसी किसी परिस्थिति में, जब परिस्थिति विषम हो, उसका मुकाबला करने में नरेंद्र मोदी के जरिए उनको फायदा होगा। बिल्कुल। एक सवाल सर इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि मैं इस देख रहा था कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण को, तो वो मुद्दों पे काफ़ी, या कर्नाटक के मुद्दे पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। एक अपवाद वहाँ उनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे का आया, जब उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना साफ से कर दी। लेकिन इसकी तुलना में जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, वो थोड़ा अलग किस्म का है। तो दोनों दलों के प्रचार की जो रणनीति है, उसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी वो राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा सामने ला रहे हैं, और जो कांग्रेस है वो क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है, स्थानीय मुद्दों के ऊपर ज्यादा जोर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी उसने ऐसा किया था और कर्नाटक में भी ऐसा कर रहे हैं। उसकी वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस, भाजपा की सरकार बहुत सरकार विरोधी भावनाओं का सामना कर रही थी। कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार उसी तरह सरकार विरोधी भावनाओं का सामना कर रही है। तो ऐसे में अगर वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से, तो उन्हें नुकसान में रहेंगे। इसीलिए वो राष्ट्रीय मुद्दे सामने लाते हैं, इसीलिए वो समान नागरिक संहिता का प्रश्न सामने लाते हैं और समान विवाह कानून का प्रश्न सामने लाते हैं। तो इस प्रकार की बातें रख रहे हैं वो, ताकि वो वोट, इससे उन्हें दो फायदे हो सकते हैं। एक तो कर्नाटक के चुनाव में स्थानीय मुद्दों से बचने में उन्हें आसानी होती है, और दूसरे वो वोटरों को लोकसभा चुनाव का रिहर्सल भी करवा देंगे। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, खासतौर पे आपने दिल्ली का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का भी, जहाँ पर जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते हैं, कुछ सांप्रदायिक किस्म के बयान दिए जाते हैं। दिल्ली में तो याद है अनुराग ठाकुर ने खुद ही कहा था, फिर प्रवेश वर्मा ने बयान दिया था। तो इस पूरी स्थिति में क्या कई बार एक मजबूत निर्वाचन आयुक्त की कमी खलती है, जो कि चुनाव को बेहतर तरीके से करा सके? क्योंकि निर्वाचन आयोग जैसी संस्था कई बार पंगु सी लगती है।
देखिए, इसमें मजबूत निर्वाचन आयुक्त का जब आप नाम लेते हैं तो हमेशा शेषन साहब का नाम सामने आता है। शेषन साहब ने इस तरह के उदाहरण पेश किए थे कि उनकी समझ में अगर कोई गड़बड़ी करता था तो उसका चुनाव स्थगित कर देते थे और उन्हें इस प्रकार का अधिकार था और बड़े-बड़े नेताओं के उन्होंने चुनाव स्थगित किए। लोग शेषन से डरते थे। एक तरह से शेषन ने ही अपने कार्यकाल में चुनाव आयोग को, उसको कहते हैं, नखदंत प्रदान किए। चुनाव आयोग को एक प्रभावी संस्था बनाया। अब ये सब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है जो इतिहास में अपना नाम लिखाने के लिए, नाम लिखाने का इच्छुक हो, तो वो कुछ इस तरह के कदम उठा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दे दे कि आप अगर ऐसा कहेंगे तो आपके ऊपर हम तरह तरह की बंदिशें लगाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहते हैं, बच के निकल जाते हैं। उनके ऊपर चुनाव आयोग कभी कोई कार्रवाई नहीं करता, यहाँ तक कि कोई किसी तरह की उनके ऊपर आपत्ति ये भी नहीं करते कि प्रधानमंत्री को 5 दिनों तक किसी सभा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बहुत से नेताओं पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी नहीं किया जाता। तो चुनाव आयोग भी दरअसल प्रधानमंत्री को सभी नेताओं और सभी राजनीतिक शक्तियों से ऊपर मानता है। तो भाजपा के इस एजेंडे में मोटे तौर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, चुनाव आयोग भी भागीदार लगता है। जी। तो आज की बातचीत हम यहीं रोकते हैं और जो मुख्य बात है, जैसा कि अभय सर ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएँगे, वैसे-वैसे इस तरह की जो नारेबाज़ी है, वो और ज़्यादा तीखे रूप में सामने आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम तौर पर इसको अपनी एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने लगी है। और अगर सच में कर्नाटक का नतीजा उनके पक्ष में आता है, तो देश के लोकतंत्र को और लोकतंत्र के काम करने के तरीके पर हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, अभय सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।